हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी को लेकर लास्ट क्लास में भी हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस करा, जैसे कि वर्क क्या होता है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है और यह वर्क साइंस में या फिजिक्स में किस तरीके से पढ़ा जाता है, और नॉर्मल लैंग्वेज में आप वर्क को कैसे आप बताते हैं, कार्य किया गया कार्य क्या होता है। फिर वर्क की हमने ऐसा यूनिट को देखा और इसके साथ इकाई यूनिट जो होती है, और उसके साथ हमने इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को भी देखा। सेम ऐसे ही हमने पावर को देखा। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी कार्य को कितने समय में किया जा रहा है, वह हमारी पावर होती है। शक्ति, और वहीं बात करें ऊर्जा यानी एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी क्या है? यानी आप कितने समय में कितना कार्य कर सकते हैं, यानी कार्य को करने की क्षमता जो है आपकी एनर्जी या ऊर्जा बताती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे इनके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। आज हम जो पढ़ेंगे वो एनर्जी होगा, मास एनर्जी, इक्विवेलेंस रिलेशन और सोर्स ऑफ एनर्जी। इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझते हैं, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। अब ज़रा देखा जाए ध्यान से, तो सबसे पहले आपको एनर्जी मैंने बता दिया। किसी कार्य को करने की क्षमता वो होती है एनर्जी या ऊर्जा, उसे हम कहते हैं। अब एनर्जी कितने रूपों में या कितने रूपों में मौजूद हो सकती है? तो एनर्जी के विभिन्न प्रकार हैं। कौन से प्रकार हैं? जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, ऊष्मा एनर्जी जिसको आप हीट एनर्जी कहते हो, प्रकाश एनर्जी, ध्वनि एनर्जी, विद्युत ऊर्जा यानी ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे आर डिस्क्राइब्ड बिलो, और क्या है वो नीचे वर्णित हैं। अब एक एक को समझते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। द एनर्जी possessed by a body due to its state of rest or motion is called mechanical energy. एक शरीर द्वारा विश्राम की स्थिति या गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। मान लीजिए कोई चीज मोशन में है, यानी गति में है, उस गति से जो है ऊर्जा निकल के आ रही है। उस गति से जो ऊर्जा निकल के आ रही है, उस मोशन से जो ऊर्जा निकल के आ रही है, उसको आप कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो ये किसके ऊपर होती है? ये किसी भी बॉडी या जो भी कोई शरीर है उसके स्थिति पे, विश्राम स्थिति पे, या फिर उसकी गति के ऊपर जो है निर्भर करती है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी संभाव्य और गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। चलिए देखो, फिर उसमें अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की हो गई। एनर्जी दो प्रकार की होगी, एक होगी आपकी काइनेटिक, वहीं होगी आपकी पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? जब कोई वस्तु मोशन में होती है। चलो ये अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिर एक होती है हमारा कुल यांत्रिक ऊर्जा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो योग होता है या जोड़ होता है किसका? काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल ऊर्जा का, संभव्य ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। एक शरीर की कुल यांत्रिक ऊर्जा, संभव्य ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है, ये आपको पता रखना है। ठीक, चलो अब समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी possessed by a body by virtue of its
स्टेट पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जरा ध्यान से, किसी बॉडी की यानी कोई वस्तु है, इस बॉडी की स्टेट में आपने चेंज कर दिया, जैसे मान लो लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, आपने इसकी स्टेट में चेंज कर दिया और इसके स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, बनावट में। उदाहरण के तौर पे मैं आपको देता हूँ, जब आप रबड़ होती है, रबड़ को आप खींचते हो तो उसके स्ट्रक्चर में आप चेंज कर रहे हो। पहले वो नॉर्मल थी, फिर उसको आपने लंबवत यानी उसको एलोंगेटेड कर दिया, उसको लंबा कर दिया। तो उस वक्त भी उसके अंदर कोई एनर्जी अगर स्टोर होती है तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। या फिर आप किसी वस्तु को, जैसे मान लो ये पेन है, मैंने इसको नीचे रखा और नीचे से उठा के अब यहाँ पर रख दिया, तो अब इसको, इसके अंदर क्या पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने एक कार्य किया और कार्य को, इस पेन को उठा के यहाँ पर ऊपर रखा, तो ये मैंने कार्य करा और इस कार्य करने में जितनी ऊर्जा लगी होगी वह ऊर्जा अब इस पेन के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक शरीर द्वारा अपनी स्थिति या स्थान के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा का संभाव्य ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अ वाउंड अप वॉच स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ वाउंड अप स्टेट ऑफ इट्स कॉइल। तो उदाहरण के लिए एक घड़ी का घुमाव ऊर्जा के कारण संभाव्य ऊर्जा होता है, क्योंकि इससे कुंडलियां घुमावित स्थिति होती है, यानी इसके अंदर स्प्रिंग होती हैं, उसकी वजह से ये जो है घूमती हैं। दिस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो स्प्रिंग फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लचीली संभाव्य ऊर्जा। एंड इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वाइंडिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रिसिटी। यानी जैसे आप मान लो किसी स्प्रिंग को आप घुमा रहे हो, उसको स्प्रिंग बनाने के लिए जो ऊर्जा लगा रहे हो, कंप्रेस करने के लिए जो ऊर्जा लगा रहे हो, तो जो स्प्रिंग से जो ऊर्जा निकल के आएगी वह उतनी ही ऊर्जा होगी जितनी उसको बनाने में, उसको, उसकी जो है कुंडलियां बनाने में, घुमाने में या फिर उसको संकुचित करने में ऊर्जा लगी है। तो यह प्रकार की संभाव्य ऊर्जा को लचीली संभाव्य ऊर्जा कहते हैं और यह उस काम के बराबर होती है जो स्प्रिंग को उसके लचीलापन के खिलाफ घुमाने या संकुचित करने में किया जाता है। सिमिलरली अ बेंट बो, अब बेंट बो क्या मतलब होता है, आपने तीर कमान चलाया, तीर कमान, तो अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से धनुष होता है। ठीक है, तो ये मान लो ये धनुष है, थोड़ा सा इसको देखना बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया तीर कमान और यहाँ से हमने इसको जो है पीछे खींचा। ठीक, और यहाँ पर इस तरीके से एक तीर जो है चला दिया, तो यहाँ से जो इसको खींच के लेके आए हो पीछे, तो ऊर्जा प्राप्त हुई होगी इसको पीछे खींचने में, और जैसे ही इसको रिलीज करोगे तो ये जितनी ऊर्जा इसे पीछे लगाने में लगी है वह ऊर्जा इसे आगे धकेलने में लग जाएगी, तो ये जो है आगे चला जाएगा। किसकी वजह से? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। एक टेढ़ा हुआ धनुष की तनी हुई रबर आदि में भी लचीला कौन सी एनर्जी है इसके अंदर? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, अ कंप्रेस्ड गैस हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो एक संकोचित गैस में अपने अणुओं के बीच आकर्षण करना संचित ऊर्जा होती है। अ स्टोन प्लेस्ड एट अ हाइट एज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन एट हाइट। तो एक पत्थर को ऊंचाई पर रखने से उसमें स्थिति, उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा होती है। When a stone is lifted from the ground to a certain height, work is done against the gravity। बिल्कुल यही बात हो रही थी अभी कि जब आप किसी वस्तु को एक ऊंचाई स्थान पर रखते हैं तो आपने गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ कार्य किया है। वही कार्य जो गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ हुआ है वह उस बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, उसके अंदर जमा हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्टोन is the form of potential energy, gravitational potential energy। तो किए गए काम की मात्रा पत्थर में इसे गुरुत्वाकर्षणीय संभवता के ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी किससे दी जाती है?
देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख के दे रहा हूं मैं यहाँ पर किस तरीके से करी जाती है, तो जरा ध्यान से देखो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी बॉडी के अंदर मास होता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये गुरुत्वाकर्षणीय जो है एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी के आवेग है, ग्रेविटी के जो आपको गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है और कितनी ऊंचाई पर रखा है। तो P इक्वल्स टू mgh इसका जो है फॉर्मूला होता है, आपको याद रखेंगे। जी हाँ, m क्या है, m इज द मास ऑफ बॉडी एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो m क्या है, शरीर का द्रव्यमान, और g गुरुत्वाकर्षण की वजह से त्वरण है। When air bubble rises in water, potential energy of air bubble decrease because work is done upthrust of the bubble। जब एक हवा का बुलबुला पानी में उठता है, हवा के बुलबुले की संभाव्य ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि बुलबुले पर अपथ्रस्ट द्वारा कार्य किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी नेगेटिव व्हेन फोर्स इन्वॉल्व्ड आर अट्रैक्टिव। तो एक वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी नकारात्मक हो सकती है जब शामिल बल आकर्षक होते हैं। काइनेटिक एनर्जी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी से ना गतिज ऊर्जा क्या होती है। The energy possessed by a body by virtue of its states of motion is called kinetic energy। गतिज ऊर्जा एक शरीर द्वारा अपनी गति की स्थिति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। It is measured by the amount of work done by an opposing force in bringing the body to rest from its present state of motion। यह उस काम की मात्रा द्वारा मापी जाती है जो एक विरोधी बल द्वारा शरीर को उसकी वर्तमान गति की स्थापित स्थिति में विश्राम की ओर ले जाने के लिए किया गया है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी गति से चल रहा हो, मान लो एक वस्तु है, इसका मास है m, इसका जो द्रव्यमान है m है, और यह वेग जो है वेलोसिटी जो है v है। तो यह एक गति से चल रहा है, इसकी जो चाल है उसमें एक गति है, तो इसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो ये मोशन के ऊपर यानी ये गति के ऊपर जो है स्थित रहती है। इट इज मेजर्ड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन अपोजिंग फोर्स इन ब्रिंगिंग टू अ बॉडी। अब इसको कैसे मेजर करा जाएगा कि मान लो ये बॉडी जो है, देखो ये मान लो अभी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो मुझे इसे कितनी ऊर्जा देनी होगी कि यह जो है 0 पे आ जाए, यानी यह रुक जाए। तो जितनी ऊर्जा इसे आपको रोकने के लिए देनी होगी इसके मोशन में, या इसको जो है विश्राम स्थिति में रखने के लिए आपको देनी होगी, वह ऊर्जा जो आप निकालोगे वही काइनेटिक एनर्जी होगी। यह उस काम की मात्रा द्वारा मापी जाती है जो एक विरोधी बल द्वारा शरीर को उसकी वर्तमान गति की स्थिति से विश्राम की ओर ले जाने में किया गया हो। अब इसको मेजर कैसे करे जाएगा, आप काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखोगे, k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको आप मोमेंटम के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम आप लिखते हो p, इसको लिखते हो m इंटू वी, ठीक है। तो p क्या होता है, m इंटू वी। अब ज़रा इसका स्क्वायर कर दो, तो मैं अगर आप यहाँ से देखो तो एक m से मैं यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, और एक m से डिवाइड और एक m से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 1/2m m स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ k इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर 2m। तो ये जो है आपके मोमेंटम के टर्म में भी लिखी जा सकती है। ये जो फॉर्मूला आपको अभी लिखवाएं इनको याद रखना, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी को मापा कैसे जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ पी स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है, याद रखना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर जो है लीनियर मोमेंटम है, वो बता दिया। काइनेटिक एनर्जी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेग यानी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रकार इफ द मास ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल, अगर देखो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और मास और वेलोसिटी, तो ये क्या है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपको पता है ये मास के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना समान, और इसके जो है v स्क्वायर है। अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 गुना। अगर मास को आपने डबल करा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 गुना। अगर आपने वेलोसिटी को आधा कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/4 कम हो जाएगी। अगर मास को आधा कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी। अगर इस प्रकार यदि शरीर के द्रव्यमान को दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, जबकि वेग या रैखिक संवेग दुगना हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की तुलना में 4 गुना हो जाती है। तो ये जो है रिलेशन आप याद रखना, परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज पुट टू यूज। तो एक तरीके से रिलेशन होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक में बदल जाती है और काइनेटिक जो है पोटेंशियल में बदल जाती है। ये जो है चक्र चलता है। अभी इसका भी उदाहरण देंगे। जैसे मान लो ये एक पत्थर है, इस पत्थर को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पर बल लगाया, तो जब ये पत्थर ऊपर जा रहा था तो इसके अंदर क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। जब ये यहाँ पर पहुँच गया तो v 0 हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या हो गई? अब पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब ये पत्थर नीचे आना शुरू करता है किसमें? g की प्रभाव में। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में, दोबारा ये ग्राउंड को हिट कर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी क्षण पर एक शरीर की कुल यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यानी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के मतलब योग के बराबर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होगी। तो यह होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार जब भी संभव, यानी आप बात करें व्हेनेवर देयर इज एन इंटरचेंज बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन देयर आर नो फ्रिक्शनल फोर्सेस। अब हम बात कर रहे हैं कि घर्षण बल नहीं होना चाहिए। अगर घर्षण बल नहीं है तो जब भी आपकी संभव्य ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बीच में अदला बदली होती है, यानी एक दूसरे के रूप में बदलते हैं कि कभी पोटेंशियल एनर्जी आ गई और कभी काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो जो टोटल मैकेनिकल ऊर्जा होती है, जो कुल मैकेनिकल ऊर्जा होती है, वह स्थिर रहता है, और जब कोई घर्षण बल नहीं होते हैं वह उस कंडीशन में स्थिर हो रहता है। डिसिपिटेशन ऑफ एनर्जी, डिसिपिटेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा का विकिरण होना। In transformation of mechanical energy, if a part of it gets converted into another such form of energy which cannot be utilized for useful work, the loss of energy is called dissipation of energy, conversion of one form of energy into the other form. ऊर्जा का विकिरण होना, यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में यदि किसी का कुछ हिस्सा उस प्रकार की अन्य ऊर्जा के परिवर्तन हो जाता है जिस उपयोग या उपयोगी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता, तो ऊर्जा की हानि को ऊर्जा विकिरण के रूप में कहा जाता है। एक ऊर्जा के रूप में दूसरा परिवर्तित करना। जैसे मान लो अब आपने देखा होगा कि जब आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो जो आपके पास केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी क्या है? पेट्रोल, डीजल, ये जलता है, ये जलता है तो इससे हीट आती है और हीट से मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो देखो जो आप एफिशिएंसी होती है किसी भी इंजन की, यानी काम करने की क्षमता, वो 100% नहीं होती। यानी जो ऊर्जा मैकेनिकल में बदल रही है, यानी जो रासायनिक ऊर्जा या हम बात करें ऊष्म ऊर्जा जो है, जो मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित हो रही है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर आपको ध्वनि ऊर्जा भी दिखाई देगी, क्योंकि इंजन जब चलता है उसकी आवाज़ आती है, ध्वनि ऊर्जा हो गया। हीट ऊर्जा दिखाई देगी। तो पूरा का पूरा जो ऊष्मा है वो पूरी तरीके से
यांत्रिक ऊर्जा में बदल नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होता है। अब लॉस का मतलब क्या है, हानि का मतलब क्या है कि वह एनर्जी हमें नहीं चाहिए। हमें इंजनों से आवाज़ नहीं चाहिए, हमें इंजनों से हीट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होती है क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा जो है दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर डिसिपिटेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का विकरण होना, यही कहा गया है कि जब ऊर्जा एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उस तरीके का जो एक कार्य के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है वह हमारे लिए ऊर्जा हानि के रूप में होता है। वही ऊर्जा हानि को हम ऊर्जा का विकरण कहते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। तो कुछ निम्नलिखित उदाहरण है ऊर्जा के एक स्वरूप से दूसरे रूप में परिवर्तित के लिए। मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो अब क्या होता है, आपने देखा होगा बांध होते हैं, जैसे ये क्या हो गया, ये एक तरीके का बांध है, यहाँ पर बहुत सारा पानी है, ठीक है। तो बांध मैं आपको दिखाता हूँ कैसे तरीके से बनाया जाता है। तो ये देखना, ऐसे एक तरीके से कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक मोटी सी कंक्रीट की दीवार जो है बना दी जाती है, ठीक है। तो ये जो है कंक्रीट की दीवार है, इनको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। और इधर की तरफ जो है पानी भरा हुआ है। अब ये क्या, ये पानी है, ये पूरा पानी है और ये बांध इस पानी को रोके हुए है। देखा होगा आपने नदी पे, बड़ी बड़ी नदियों पे जो है बांध बनाया जाता है। अब क्या होगा, इसमें से एक धारा को जो है, यहाँ से आप देखना इस तरीके से एक धारा को निकाला जाता है, एक ही धारा को। देखो जब इतना सारा पानी जो है रुका हुआ है और जब पानी ऊपर से आके नीचे गिरेगा और पानी प्रेशर फोर्स भी लगा रहा है, तो बल भी पड़ रहा है इसके ऊपर, तो पानी काफ़ी तेज़ी से आता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पानी काफ़ी तेज़ी से आता है, तो इसके आगे क्या करा जाता है, एक इस तरीके के कुछ आपको देखते हैं टरबाइन लगा दिए जाते हैं। इनमें ऐसे पंखे लगे रहते हैं, तो ये जो है टरबाइन लगा दिए जाते हैं। तो जब पानी, जो तेज ही पानी इसके ऊपर आके पड़ता है, तो ये फिर घूमने लगते हैं, फिर गियर की मदद से इसके रोटेशन को और तेज कर देते हैं और फिर वहाँ पर एक क्या करेंगे आप, एक जो है एसी से डीसी जनरेटर ले लेते हैं और जब ये शाफ्ट घूमती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जिसके ज़रिए से जो है विद्युत विद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का जन्म होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैकेनिकल एनर्जी यानी घुमाया पहले उस चक्के को, फिर वहाँ से जो है उसको विद्युत में बदल दिया गया। तो मैंने यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, यानी ये बांध के जलाशय में पानी के संभाव्य ऊर्जा होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। व्हेन अ वाटर फॉल्स इट लूजेस पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। तो जब पानी गिरता है तो वह संभाव्य ऊर्जा खो देता है और गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है। इफ द फॉलिंग वाटर इज मेड अप टू रोटेट अ टर्बाइन एट द बॉटम ऑफ डैम। तो यदि गिरता हुआ पानी एक बांध के निचले हिस्से के टरबाइन को घुमाने के लिए बनाया जाता है, तो पानी गतिज ऊर्जा के टरबाइन द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय टरबाइन इनटू काइनेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनामो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक विद्युत जनरेटर या डायनामो जो होता है, जो डायनामो एक उपकरण है जो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। अब दूसरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी आप एक मोटर को चलाते हो तो वह मोटर क्या है, एक मैकेनिकल है। उस मोटर में आप पहिए लगा के गाड़ी चला सकते हो, उस मोटर में आप वॉशिंग मशीन चला सकते हो, उस मोटर में आप पंखा चला सकते हो। तो उस जैसे बिजली है, ट्रेन देखिए आपने, बिजली के जो इंजन होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही होती है उसकी मदद से आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, आप उसकी मदद से आपने उसको मैकेनिकल में बदल के आपने उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड इन मैनी रोटेटिंग डिवाइस सच एज फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग कई घूर्णन यंत्रों जैसे कि पंखा, धुलाई मशीन आदि के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब अगला क्या है, विद्युत ऊर्जा से गर्मी या ऊष्म ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल, अब देखो आपने जैसे ओवन यूज़ करते हो, हीटर यूज़ करते हो, टोस्टर यूज़ करते हो, गीज़र यूज़ करते हो, तो ये क्या करते हैं,
ये जो मैकेनिकल अप्लायंसेस हैं, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, ओवन, गीजर, टोस्टर एक्सेट्रा, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द हीट एनर्जी व्हेन इन यूज। तो बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे कि एक बिजली का हीटर, ओवन, गीजर, टोस्टर आदि में जब इसका उपयोग होता है तो विद्युत ऊर्जा गर्मी ऊर्जा में बदल जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्जन होता है? अब आपने देखा होगा लाउड स्पीकर होते हैं, तो लाउड स्पीकर के अंदर क्या होता है, विद्युत या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिकल बेल हो गई, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वह उसको साउंड को बदलकर, जैसे ईयरफोन्स हो गया, आपने ईयरफोन आप कानों में सुनते हो, स्पीकर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल देते हैं। वहीं माइक्रोफोन क्या करता है कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। जैसे आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो मान लीजिए ये माइक्रोफोन है, तो इसने यहाँ से आवाज़ गई, आवाज़ इस अब ये किस में बदल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई। अब ये आपके पास आके वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पीकर में गई और स्पीकर से वो साउंड में बदल गई। तो ये जो है परिवर्तित होता हुआ एनर्जी का आपको यहाँ पर फ्लो दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, द इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी एंड इनटू लाइट। तो आपने देखा होगा जब एक बिजली का बल्ब हो गया, ठीक है, बिजली का बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, एलईडी लाइट हो गई, तो जब इसके अंदर बिजली जाती है तो यह चमकते हैं और इससे और यह जो बिजली है ये विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में गर्मी और उष्ण ऊर्जा में बदल जाती है और फिर प्रकाश प्रदान करती है। अब लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे होगा, तो आपने सोलर प्लेट या सोलर सेल्स का आपने देख सुना होगा, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो यहाँ पर लाइट को बोला जाता है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो जो लाइट ऊर्जा होती है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, यानी जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वह उस प्रकार जो है बिहेव करेंगे, उस प्रकार जो है अपने स्टेट को रखेंगे, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सिमिलरली इन सोलर सेल द लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस प्रकार सोलर सेल में या सौर ऊर्जा में जो है विद्युत एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। बात करें हीट एनर्जी टू दी मैकेनिकल एनर्जी, तो ऊष्म ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा कैसे बनती है। तो इन अ स्टीम इंजन, तो आपने स्टीम इंजन देखा होगा, आप क्या कर रहे हैं, कोयले को जला रहे हैं, कोयले को जलाकर ऊष्मा प्राप्त करी, फिर ऊष्मा से आपने भाप बनाई और उस भाप से आपने दोबारा टरबाइन को चला दिया, फिर उस टरबाइन को चलाकर आपने मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया। तो इन अ स्टीम इंजन द केमिकल एनर्जी ऑफ द कोल फर्स्ट चेंज टू हीट एनर्जी ऑफ स्टीम एंड देन हीट एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो भाप के इंजन में क्या हो रहा है कि कोयले की रासायनिक ऊर्जा पहले भाप की ऊर्जा में बदलती है, फिर वह ऊष्मा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है जब उस ऊष्मा के आगे टरबाइन लगा दिया जाता है, जैसे कि डैम में लगाया गया है। अब बात करें केमिकल एनर्जी टू दी हीट एनर्जी, तो व्हेन फ्यूल सच एज वुड, कोल, गैस एक्सेट्रा, तो जब भी आप ईंधन के रूप में पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गई, लकड़ी हो गई, जब आप इनको जलाते हो तो इसमें केमिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी यानी ऊष्म ऊर्जा में बदल जाती है। केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो अभी आपको मैंने बताया था, उदाहरण दिया था, गाड़ी जो होती है, व्हीकल जो होते हैं, ऑटोमोबाइल जो होते हैं, इनके अंदर पेट्रोल और डीजल लिया जाता है, तो इस पेट्रोल डीजल को जलाकर तो जो केमिकल एनर्जी है उससे आप मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो माइक्रोफोन के बारे में अभी मैंने जिक्र किया, तो माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, फिर वहीं स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्यरत करता है। केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इलेक्ट्रिकल जो सेल होता है, जो आपने इलेक्ट्रिक सेल देखे होंगे, सेल जो घड़ियों में लगते हैं या फिर आपने देखा होगा, उसके अंदर केमिकल होते हैं, तो वो केमिकल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो जब आप घड़ी को चार्ज करते हो या सेल को चार्ज करते हो या इन्वर्टर को जब आप चार्ज करते हो, तो जो बैटरी होती है वो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो दोबारा केमिकल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाती है।
लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कैसे रहेगी। द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, प्रकाश को हरे पौधे शोषित करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में बनाकर अपने खाद्य रूप में स्टोर कर देते हैं। सो whenever there is a conversion of mechanical energy to the other form of mechanical energy is in the form of kinetic energy, not potential। तो ध्यान दें, जब भी मैकेनिकल ऊर्जा किसी अन्य रूप में परिवर्तित होती है तो मैकेनिकल ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा, मैकेनिकल में भी बात करें तो काइनेटिक ऊर्जा ही परिवर्तित होती है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो आगे हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इन सबको लेकर बात करेंगे। तो यहाँ तक जो चीज़ें आपको बताएं उनको अच्छे से याद रखिए, उनको याद करते रहिए। बाकी आप सभी का शुक्रिया आज के लेक्चर में अटेंड होने के लिए। बाकी बातें आपसे अगले लेक्चर में की जाएंगी। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।